तो आपने सुना, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देश इतिहास लिख रहा है, तीसरे ट्रम्प की तैयारियां हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान बड़े फैसले लेने के लिए तैयार है और जिस तरीके से उन्होंने 1 महीने से ज्यादा के वक्त में मेहनत की, उन तमाम चीजों का जिक्र किया, फोर्सेस का शुक्रिया अदा कहा, इलेक्शन कमीशन से लेकर उन्होंने अपनी तमाम बातों को हिंदुस्तान की जनता के सामने रखा। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी मां के देहांत के बाद यह उनका पहला चुनाव था। जो दर्द उन्होंने देखा उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की तमाम माताओं बहनों ने उनको जो प्यार दिया, जो इज्जत दी, वो उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दिल की बात कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, देश की जनता को बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने उनका साथ दिया। तो ये साफ है कि आने वाले कुछ दिन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों में कहा, अपने जिक्र में कहा कि हिंदुस्तान कड़े फैसले लेने के लिए तैयार है, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है, सबको हैरान कर दिया है। लोकसभा चुनाव जीतने भी एग्जिट पोल आए थे, सब एक बार फिर से गलत साबित हुए थे और राष्ट्र की आवाज के जरिए कल मैंने इसी शो में आपको एग्जिट पोल के 4 आंकड़ों के बारे में दिखाया था और यह बताया था कि एग्जिट पोल भी झूठे होते हैं। 4 लोकसभा के एग्जिट पोल के आंकड़े क्या हुए, कल राष्ट्र की आवाज के जरिए मैंने हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता के सामने रखे थे, जो पूरी तरीके से ये एग्जिट पोल गलत साबित हुए, यानी नतीजे पूरी तरीके से एग्जिट पोल से अलग थे। हालांकि एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पा लिया है, लेकिन 400 पार वाले दावे भारतीय जनता पार्टी के इस समय नहीं चल सके। और हालात यह है कि अब की बार बस नैया पार हो गई है। सहयोगियों के भरोसे रहेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी जरूर कामयाब हुई है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ और इस चुनाव में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर हुई है, जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। कई बड़े मंत्री चुनाव हार गए हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए हैं और ऐसे में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। कई नए नेता चुनावी मैदान में उतरे, वो जीत गए। जीत हाथ का अंतर काफी ज्यादा कम भी रहा, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो। हिंदुस्तान की वीवीआईपी सीटों का क्या हाल रहा है, यह आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी को आपको सुनवाना चाहता हूं कि सुनिए कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत की, परफॉर्मेंस बेहतर हुई, उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं दोनों नेता। सबसे पहले आप उनको सुन लीजिए। जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी
सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी, और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता। सुन रहे थे राहुल गांधी को, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को किस तरीके से देश के संविधान बचाने की चुनाव को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह की उनको उम्मीद थी उससे ज्यादा कहीं इनको फायदा हुआ है, और सबसे ज्यादा जो असर देखा गया वो उत्तर प्रदेश में देखा गया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया। अयोध्या जो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन अयोध्या से भी समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हो गई। मैं आपको राष्ट्रीयवाद के जरिए हिंदुस्तान की वीवीआईपी सीटों का हाल भी बताना चाहता हूं, जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है, और इस चुनाव में किस तरीके से जीत दर्ज हुई है जरा उसको समझिए। चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत बीजेपी के शंकर ललवानी को मिली है। मध्य प्रदेश के इंदौर से बीजेपी के शंकर ललवानी ने 11 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की, महा रिकॉर्ड बनाया। हालांकि इस सीट पर नोटा का भी रिकॉर्ड बना है। नोटा को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में विदिशा से प्रचंड जीत हुई है। 8 लाख से ज्यादा वोटों से मध्य प्रदेश के मामा जीते। मध्य प्रदेश में गुणा से ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया भी 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। गुजरात के गांधीनगर से होम मिनिस्टर अमित शाह की बम्पर जीत हुई है। 7 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 3,90,000 वोटों से हराया। वहीं राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी 3,64,000 वोटों से जीत गए। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे और दोनों जगह से उन्होंने शानदार रिकॉर्ड दर्ज की। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आप उत्तर प्रदेश से सांसद रहेंगे या वायनाड से, केरल से, तो उन्होंने कहा कि मैं मंथन करूंगा, विचार विमर्श करूंगा, उसके बाद फैसला लूंगा कि मुझे उत्तर प्रदेश से सांसद रहना है या वायनाड से। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं उत्तर प्रदेश के कन्नौज से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव 1,70,000 वोटों से जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,52,000 वोटों से कांग्रेस के अजय राय को हराया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस के केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोटों से हराया, जिस पर बार बार स्मृति ईरानी चुनौती देती थी कि राहुल गांधी आइए चुनाव लड़िए, लेकिन राहुल गांधी के परिवार से ताल्लुक रखने वाले शर्मा जी ने स्मृति ईरानी को हरा दिया और बड़ी वीआईपी जीत हुई है। और इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अगर सबसे बड़ा झटका लगा है तो उत्तर प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार 80 में से 80 सीटें जीतने का लगातार दावा कर रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 50 भी पार नहीं कर पाया। एनडीए उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पर सिमटता रह गया। इंडिया गठबंधन 44 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। समाजवादी पार्टी की सीटों का अगर ग्राफ देखें तो 38 तक पहुंचा है, जबकि कांग्रेस 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला है। बहुजन समाज पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ है। अगर लोकसभा चुनाव में देखें पिछले, तो बीजेपी ने 78 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था, 62 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसके खाते में महज 5 सीटें आई थी, जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 67 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की 1 सीट बचा पाई थी। जिस बीएसपी का चुनाव में बुरा हाल हुआ है, उसने पिछले इलेक्शन में 10 सीटों पर कब्जा किया था। और इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो उत्तर प्रदेश के नतीजे आए हैं, वो हर किसी को हैरान कर रहे हैं। राजनीति के जानकार हो, एग्जिट पोल के महारथी हो, पत्रकार हो, आम आदमी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, जनता हो, हर कोई हैरान है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी इन दो लड़कों ने किस तरीके से जीत दर्ज की है, उस पर हर किसी की नजर टिकी है। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जो इन दोनों ने जीत दर्ज की है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना बताना चाहता हूं, जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम यादव वोट को समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है। अपने इस वोट बैंक को लेकर अखिलेश यादव काफी ज्यादा आश्वस्त थे। टिकट के बंटवारे में भी इसकी काफी ज्यादा ख्याल रखा गया और हर टिकट को बहुत सोच समझकर अखिलेश यादव ने दिया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को गैर यादव ओवैसी वोटों का समर्थन मिलता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस बार सिर्फ 5 यादव मैदान में उतारे थे, जबकि ओवैसी के 27 उम्मीदवार थे। अगड़ी जाति के 11 कैंडिडेटों को टिकट दिया था। इसमें ब्राह्मण 4 थे, 2 ठाकुर थे, 2 वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखते थे, 1 खत्री समुदाय के से ताल्लुक रखने वाले थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतारा था, जिसका बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने टिकट बंटवारे में जो साझेदारी दिखाई, इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा। वो कई प्रमुख सीटों पर चुनाव हार गए। इसमें फैजाबाद की सीट भी शामिल है और फैजाबाद सीट में ही अयोध्या नगरी आती है, जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बनना तैयार हुआ था और ये कयास लगाए जा रहे थे कि भगवान राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको भी चौंका दिया। आखिर किस तरीके से समीकरण बदले बगड़े, और ये समीकरण जो बदले हैं, बिगड़े हैं, उसके हाल भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो लोकसभा चुनाव के दौरान एम फैक्टर का जोर बहुत रहा है। लगातार मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए एम फैक्टर का जिक्र करता रहा हूं। मसलन मुसलमान, मंगलसूत्र, मटन, मछली से लेकर मुजरा तक का मुद्दा इस चुनाव में हावी रहा और अब नतीजे आने के बाद एम फैक्टर का जोर बहुत हावी है। वो एम फैक्टर आखिर क्या है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना, बताना, दिखाना चाहता हूं। नमो एन फैक्टर का भी बहुत ज्यादा असर हो रहा है। एम फैक्टर के बाद एन फैक्टर का भी बहुत ज्यादा असर हो रहा है। एन से नमो यानी नरेंद्र मोदी, एन से नीतीश कुमार, एन से नायडू और एनडीए यानी नमो यानी नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर इस चुनाव मैदान में उतरे एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश एक बार फिर से मिला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार बहुमत के साथ मोदी सरकार बनाने का मौका चूकती नजर नहीं आई। अब एक बार फिर से एक एन यानी नेहरू की बराबरी कर ली है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 एन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों के रुख पर निर्भर हैं। नीतीश और नायडू के रुख से ही
मोदी सरकार तय होनी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नीतीश की अगुवाई वाले जनता दल यू को 14 सीटें मिली और नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को लोकसभा की 16 सीटें मिली और ये दोनों दल भी एनडीए में हैं। लेकिन नीतीश कुमार और नायडू पर विपक्ष का भी नजर है। एनडीए की धुरी नीतीश और नायडू है, जिसके खिसकने से सारे खेल बिगड़ सकते हैं, ऐसा राजनीति के जानकार कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व है इन दोनों को साधने में लगातार जुटी है, लगातार बातचीत कर रही है। दोनों ही नेताओं के राजनीतिक को अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों के साथ रहकर ये सरकार में शामिल रहे हैं। इसलिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इन दोनों नेताओं को अपने साथ लाने की लगातार कवायद में जुटी है। बीजेपी इन दोनों नेताओं को अपने साथ बनाए रखने की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में ये दो एन यानी नायडू और नीतीश बहुत ज्यादा राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और आने वाले कुछ दिन इनकी राजनीति के इर्द गिर्द होगा। आखिर कितनी सेफ चॉइस है नीतीश और नायडू की, अभी तक कब कितने लोगों के साथ रहे हैं नीतीश और नायडू, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, समझाना, दिखाना चाहता हूं, जरा समझ लीजिए। बड़ा दिलचस्प फैक्टर है और हर कोई ये जानना चाहता है कि ये किसके साथ होंगे। साल 1990 में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे और लालू यादव को अपना बड़ा भाई कहते थे। नीतीश कुमार ने पहली बार पलटी मारी, साल था 1994, लालू यादव से बगावत की, लालू यादव का साथ छोड़कर लोगों को चौंका दिया था। फिर नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। साल 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव के विरोध में उतरे, लेकिन चुनाव बुरी तरीके से उनकी हार हुई थी और हार के बाद वो किसी सहारे की तलाश में थे। दूसरी बार पलटी मारी जब साल 1996 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। 2003 में समता पार्टी का जनता दल में विलय हो गया। 2005 में बिहार में विधानसभा चुनाव बीजेपी जनता दल यू के गठबंधन को कामयाबी मिली। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। करीब 17 साल के बाद नीतीश कुमार ने 2013 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। तब उन्होंने इसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया था। तब नीतीश ने नारा दिया संघ मुक्त भारत, डायलॉग मारा था मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी से पटखनी खाने के बाद साल 2015 में नीतीश कुमार ने लालू की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन बना लिया। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में जीत मिली और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 2017 एक बार फिर से नीतीश कुमार ने पलटी मारी और इस बार गठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गए। फिर बीजेपी के साथ मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाई और नीतीश ही मुख्यमंत्री बने रहे। साल 2022 में नीतीश कुमार ने 5वीं बार पलटी मारी और आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया। फिर 8वीं बार खुद बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और एक बार फिर से डायलॉग मार दिया, मर जाना कबूल है, बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है। और ये कई बार उन्होंने दोहराया है। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 6ठी बार पलटी मार ली और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लिया। 2024 का चुनाव नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर लड़ा। फिर डायलॉग दिया, अब हम इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। यह नीतीश कुमार है जिसके ऊपर बहुत कुछ अभी भी निर्भर करता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सत्ता पक्ष विपक्ष की नजरें बिहार पर है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है। ऐसे में नीतीश कुमार की भूमिका काफी ज्यादा अहम हो गई है। एनडीए के साथ रहते हैं तो बीजेपी के लिए सियासी मुफीद होंगे, अगर पलटी मारते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए संजीवनी का काम करेंगे। अब बात नायडू साहब की भी कर लेते हैं, चंद्रबाबू नायडू।
2024 के लोकसभा चुनाव आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चंद्रबाबू नायडू का जेल जाना सियासी मुफीद साबित हुआ। चुनाव से ठीक पहले नायडू ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव दोनों का फायदा हुआ। चंद्रबाबू नायडू लोकसभा चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरे हैं, जिनके दम पर बीजेपी केंद्र में सरकार बना सकती है। नायडू अगर एनडीए में अलग होते हैं तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि ये दोनों एन, नीतीश कुमार और नायडू, सियासत में क्या गुल खिलाते हैं। नायडू साल 1998 में बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर एनडीए का हिस्सा बने थे, जिसके बाद से वो 2018 तक दोस्ती कायम रही। आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर बीजेपी से गठजोड़ तोड़ लिया और विपक्षी खेमे का हिस्सा बने रहे। साल 2019 में कांग्रेस के संग मिलकर लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ा और 2019 में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को साथ लाने के लिए भी काफी ज्यादा कड़ी मशक्कत की थी। साल 2019 में चंद्रबाबू नायडू चुनाव नहीं जीत सके, टीडीपी को सिर्फ 3 सीटें हासिल हुई और साल 2024 के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से हाथ मिलाया, आंध्र में जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से बात की है, जीत की बधाई दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और उनकी सही सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के हाउस पहुंचे थे। लेकिन ऐसी खबरें आई दिन भर कि नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात नहीं की। नीतीश ने एक दिन पहले ही दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। अब सम्राट चौधरी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश सरकार में, नीतीश की मुलाकात नहीं हो पाने के बाद लगातार दिन भर अटकलों का बाजार गर्म रहा। कयासों के बीच आरजेडी ने दावा किया कि नीतीश कुमार ने कहा था कि वो बदले की राजनीति के पक्ष में नहीं है और नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि जेडीयू महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि हम एनडीए में हैं, एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन ये सियासत है और सियासत में कुछ भी कभी भी हो सकता है। लेकिन अब से थोड़ी देर के पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर से निकलकर बीजेपी दफ्तर पहुंचे। भव्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार तरीके से इस्तकबाल किया। कार्यकर्ताओं में जोश हाई था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी दफ्तर से संबोधित करते रहे और अपने कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जोश हाई करते रहे। अब से थोड़ी देर पहले जीत के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी दफ्तर से क्या कुछ कहा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। तो अब से थोड़ी देर पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश भरा, तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया और कहा कि तीसरी बार सरकार में, मोदी सरकार में यह गारंटी है कि अगले कुछ दिनों में बड़े फैसले लेने वाले हैं मोदी सरकार। तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो 18 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं और ये उनकी खासियत है कि उनके तमाम कार्यकर्ता, नेता इस वक्त बहुत ज्यादा खुशी में भी हैं। लेकिन अगले 100 दिन का रोड मैप क्या होगा, इस पर हम सबकी नजरें बनी हुई है, क्योंकि मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है
कि अगले कुछ दिनों में हिंदुस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा क्या होगा, इसका इंतजार 140 करोड़ हिंदुस्तान की जनता करती रहेगी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।